स्वागत है बच्चे। 28 नंबर सेट पे आपका स्वागत है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि बच्चे इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस है उसको आपको करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए और उसके आधार पर देखिए कि क्या क्या कंसेप्ट आपका डेवलप हो पा रहा है। यही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में भी हूबहू इसी प्रकार के इसी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न आएंगे, जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कर पाइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो क्या निकालना है? तो बच्चे ये निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल भी एवरेज बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, S1 बटा S2 बटा क्या हुआ? T1 प्लस T2। कुल दूरी कितना हो गया? 24 मीटर प्लस कितना हो गया? 15 और बटा कितना हो गया? तो 3 प्लस 2 हो गया, यानी 39 अब बटा 5 हो गया। निकालिए 5 7 35 5 8 40, 7.8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ दो बातें और जानिए आप। जानिए क्या? चाल। चाल मैंने आपको बताया है दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। और चाल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चाल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन होगा? तो सबसे पहला होगा, ध्यान में रखिए, सबसे पहला होगा कौन? तो बच्चे सबसे पहला होगा एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल होगा। और क्या होता है एक समान चाल में? एक समान चाल में, ठीक है, आपको ये देखिए, ये एक समान चाल हो गया, यानी दूरी और समय, ठीक है, के बीच जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा होगा। ठीक है, फिर देखते हैं असमान चाल। तो असमान चाल में क्या होगा बेटा? तो असमान चाल में दूरी और समय के बीच जो ग्राफ होगा वो वक्र रेखा होगा, वो वक्र रेखा होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। और आपको औसत चाल हो गया, तो कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। अब देखिए 3 ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक समान चाल का ग्राफ, फिर देखिए ये इस तरह का ग्राफ, ये देखिए ये दूरी है और ये समय है। ठीक है, दूरी और समय है। अब जरा यहाँ देखिए ये हो गया। और तीसरा क्या है? ये देखिए ये, तो पहला ग्राफ जो है ये एक समान चाल का है, एक समान चाल, ध्यान में रखिए बेटा, एक समान चाल। दूसरा जो है ये क्या है? तो बच्चे यह है असंभव ग्राफ है। कौन सा? असंभव ग्राफ है। और तीसरा जो है ये वस्तु विराम में है। वस्तु किस में है? वस्तु विराम में होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। बार बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा हो, मूल बिंदु से गुजरे, तो वस्तु की चाल एक समान होगी। यदि दूरी समय ग्राफ दूरी अक्ष के समानांतर हो तो यह असंभव ग्राफ होगा। यदि दूरी समय ग्राफ आपको समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु विराम में होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक होते हैं। बच्चे आप बच्चे सभी को पता होगा कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा की एक मोटी परत होती है जिसे एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। कौन सा टिश्यू कहते हैं? एडिपोज। ये देखिए ये आपका त्वचा है, इसके नीचे आपको क्या होगा? वसा की मोटी परत पाई जाती है बच्चे, और इसी को हम क्या कहते हैं? एडिपोज। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू कहते हैं, एडिपोज कहते हैं। ये देखिए ये क्या होता है? तो ये जो है आपको एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ये क्या करता है? तो बच्चे ये क्या करता है? तो शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। शरीर के उष्मा को क्या करेगा? बाहर जाने से, उष्मा को बाहर जाने से रोकता है, बाहर जाने से रोकता है, बाहर जाने से रोकता है। और क्या होगा? तो और यह आपके शरीर के तापमान को बरकरार रखेगा। ठीक है, शरीर के तापमान को बनाए रखता है और आवश्यकता पड़ने पर शरीर के तापमान को नियत रखता है, तापमान को नियत रखता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, नियत रखता है। और यह बरकरार रखता है आपका, ठीक है, क्या बरकरार रखेगा? कि देखिए आपके शरीर से किसी भी प्रकार से, ठीक है, आपके शरीर की जब आवश्यकता होगी तो उस समय में यह क्या करेगा? तो आपको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का भी काम होता है बच्चे। तो ये वसा होगा। अब देखिए तंत्रिका, तंत्रिका उत्तक जो है, तंत्रिका कोशिकाएं जो है ये सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका क्या होगा? शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा, कोशिका होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होगी? तो आपको, ठीक है, आपका तंत्रिका कोशिका होगा। एकदम याद रखना है, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखना है बच्चे। अब एपिथेलियल ये त्वचा का बाह्य आवरण आएगा। त्वचा का बाह्य आवरण, त्वचा इसी का बना होता है, बाह्य
आवरण बनाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बाह्य आवरण बनाता है। तो त्वचा का बाह्य आवरण ठीक है बनाता है, उसको बनाने का काम कौन करेगा? तो बच्चे आपका एपिथेलियल ऊतक करता है। कौन करेगा? एपिथेलियल ऊतक करता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20 केजी द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, कोई बात नहीं है। जब वस्तु द्वारा स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? देखिए ऐसे भी हम काट के बना सकते हैं इसको। ये वॉट है, वॉट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, ऊर्जा का तो होता नहीं है। ये कूलम्ब है बच्चे, ये क्या है? आवेश का मात्रक है। आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का सही मात्रक कूलम्ब हो गया। ये देखिए ऊर्जा जूल है, तो ऊर्जा ऊर्जा एक ही है। और यहाँ देखिए ये क्या है? न्यूटन है, ये बल है बच्चे, तो बल है। तो ऐसे भी ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन भी बनाना है। तो आपको पता है कि ऊंचाई पर किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो mgh होता है। m का वैल्यू देखिए कितना है? तो 20 kg है। g का वैल्यू देखिए कितना है? तो 9.8 है। और आपको ऊंचाई कितनी है? तो 8 है। तो इसको ले लीजिए, आपको तो 20 अट्ठा 60 से 160 हो गया, गुना 9.8 गुना कर लेते हैं। 16 अट्ठा से क्या 8 हो गया, ठीक है। आपको 16 अट्ठा से, हाँ, और 16 नमा 44 से, और ठीक है 16 अट्ठा से 12 बच गया, 16 नमा 44 से, तो 144 प्लस 12 कितना हो गया? 156 हो गया। तो 100 ठीक है 1568 जूल हो जाएगा बेटा। तो ये ध्यान दीजिएगा, 1568 जूल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर होगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि कोई वस्तु अगर किसी वस्तु में अगर बात करें हम लोग किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को, किसी वस्तु में जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये सब बातें याद रखनी है आपको, बार बार इस पर प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक प्रजनन किस में होगा? बहुत सारे पौधे में भी होगा, और ठीक है जनरली, ठीक है जनरली आपको छोटे छोटे जीवों में होता है बच्चे। तो अलैंगिक प्रजनन विकसित जानवरों, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन ठीक है कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। जैसे आपको देखिए कम विकसित जानवर, जैसे देख लीजिए, पौधों में तो होगा ही होगा 100%, और कम विकसित जानवर में कौन कौन होगा? तो जैसे स्पायरो गायरा बच्चे, गायरा ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए अमीवा, क्या लीजिए? अमीवा। जैसे आप ले लीजिए पैरामीशियम, क्या लीजिए? पैरामीशियम लीजिए। तो इस सब में क्या होता है? पैरामीशियम, इसमें आपको अलैंगिक जनन होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलैंगिक जनन बच्चे, ठीक है। यहाँ पर अलैंगिक जनन जनरली क्या होता है? तो एमाइटोसिस होता है बच्चे। क्या होगा? एमाइटोसिस होता है। अब बहुत सारे पौधों में अलैंगिक जनन होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, लैंगिक जनन तो पौधों में होगा नहीं, अलैंगिक जनन ही होते हैं बच्चे। लैंगिक जनन भी पौधों में होता है, लेकिन ठीक है वो क्या होता है? पूर्ण विकसित पौधों में होगा, जिसमें फूल वगैरह लगते हैं। देखिए अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है आपको? इसमें अलैंगिक में आप पौधों में अलैंगिक प्रजनन हम किस में बात कर रहे हैं? पौधों में। अलैंगिक प्रजनन किस में? पौधों में। प्रजनन पौधों में, ठीक है। पौधों में कैसे होगा बेटा? तो पौधों में ये होता है, आपको याद रखना है किस तरह से होगा। तो ये पौधों में होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको वनस्पतिक प्रचार के द्वारा या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा होगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक, ठीक है, प्रबंधन के द्वारा, ठीक है, प्रोपेगेशन के द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा इसमें होगा। तो ये सब बातें याद रखिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? बच्चे अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो या तो क्या होगा? ये देखिए ये है, ठीक है, ये उसका वास्तविक पथ है। वास्तविक पथ से या तो दूर भागेगी या तो निकट आएगी। तो बच्चे इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है, किरण जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है, एक माध्यम से दूसरे में जाती है, एकदम ध्यान में रखिएगा, दूसरे में जाती है, तो क्या होगा? जाती है तो ठीक है, आपको ये देखिए अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर आती है, अभिलंब से दूर या निकट जाती है, निकट आती है। इस घटना को निकट आती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? आती है, इसे क्या कहा जाता है? तो बच्चे
अपवर्तन, इसे अपवर्तन कहा जाता है, याद रखना है। रिफ्रैक्शन कहते हैं अपवर्तन, इसे अपवर्तन कहते हैं। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन, तो ये ध्यान में रखिएगा। जबकि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होगा वास्तविक और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और दूसरा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर उतारा जा सकता है या हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा होगा और उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है। बच्चे बहुत सारे तत्व होते हैं, यहाँ देखिए मैं 3 बातें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होता है। तो ये मान लीजिए कोई तत्व का परमाणु जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, या आपको क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, उसके बाद ठीक है ये सब, या लिथियम है, ये सब तत्व है बच्चे। तो ये क्या करता है, तो इसको इतनी ऊर्जा दें कि यह एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो ठीक है, इतनी ऊर्जा, उस ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी तत्व के परमाणु को दी गई ऊर्जा की वह मात्रा जिससे वह इलेक्ट्रॉन को वाह्यतम कक्षा से बाहर निकाल दे, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए हीलियम को बहुत ज्यादा ऊर्जा देने पर तब ये निकालेगा, इसीलिए ठीक है जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होता है, जबकि सबसे अधिक होगा बच्चे, जबकि आपको सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो क्षार धातु का होगा। इसीलिए मैंने 2 एग्जांपल ये लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किसी तत्व के परमाणु को दी गई ऊर्जा की वह मात्रा जिससे वह एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा अपने बाह्य कक्षा से, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का होगा, सबसे कम किसका होगा, तो क्षार धातुओं का होगा। अब देखिए विद्युत बंधुत्व पर बात करते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु में, ध्यान दीजिए बच्चे, कुछ तत्वों के परमाणु में जैसे क्या है, तो आपको कुछ तत्वों के परमाणु में, ठीक है, कुछ तत्व हम ले रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। जैसे ये मान लीजिए ले रहे हैं, आपको ले रहे हैं क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को इसमें हम जोड़ रहे हैं, तो ये आपको ऋणात्मक आयन बनाएगा और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकालेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकालेगा उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को विद्युत बंधुत्व कहते हैं, विद्युत बंधुत्व कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी तत्व के परमाणु को दी गई ऊर्जा की वह मात्रा जिससे, तो किसी तत्व के परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो जितना ऊर्जा वह बाहर निकालता है अपने क्या करने में, ऋणात्मक आयन के निर्माण करने में, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो विद्युत बंधुत्व कहते हैं। अब देखिए कुछ तत्वों के परमाणु, फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या पाई जाएगी, क्षमता पाई जाएगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे, क्या कुछ तत्वों के परमाणु में क्या पाया जाएगा, तो वह एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये क्या होगा, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। यहां देखिए फ्लोरीन, ये विद्युत ऋणात्मकता पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पर। तो मैंने क्या कहा कि कुछ तत्वों के परमाणु में यह गुण पाया जाता है कि वह एक इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की क्षमता रखेगा। इस गुण को ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक। फिर मैंने बताया आयनाइजेशन एनर्जी बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक किसका होगा, तो ध्यान में रखिएगा यह सबसे अधिक होगा हीलियम का, सबसे अधिक हीलियम का होता है। और आपको फिर मैंने बताया विद्युत बंधुत्व बच्चे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बताया सबसे अधिक होता है क्लोरीन का, क्लोरीन के का जो विद्युत बंधुत्व होता है वो सबसे अधिक होगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Al2SO4 हॉल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। यहां देखिए Al2SO4 हॉल 3, ये देखिए Al2SO4 हॉल 3, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे Al2, तो 27 गुना 2, चलिए बच्चे ये 54 हो गया, क्या हो गया 54, ये एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं सल्फेट का, SO4 हॉल 3 है, SO4 हॉल 3 है, ये देखिए Al2 है, तो 27 दूनी 54 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है 26 दूनी 52 भी कर सकते थे, यहाँ देखिए 32 और 64 96, 96 गुना 3 कर दीजिए, 6 3 18 के 8, हाथ में 1, 9 3 27 1 28, 288 हो गया। तो ये देखिए 288 निकाल लीजिए, 8 4 12 का 2, हाथ में 1,
8 5 13 14 और ये 342 हो गया, 342 हो गया। 342 में एल्युमिनियम कितने हैं बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत बोल रहा है, तो ये देखिए 16 चौके 64, 64 तिया, ठीक है 100, ठीक है 64 तिया कितना होगा, 64 गुना 3 कर दीजिए, यानी 64 गुना 3 कर दीजिए, 16 चौके 64 गुना 3, 4 तिया 12 का 2, हाथ में कितना हुआ 6 3 1, 18 1 19, 192 हो गया। यानी आपको ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है 192, किसमें, तो आपको Al2SO4 हॉल 3 में। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होगा, तो बच्चे 192 बटे 342 गुना 100 निकाल लीजिए ना, 192 बटे 342 गुना 100, जितना निकलेगा उसके आधार पर आपका ये आंसर हो जाएगा, उसके आधार पर ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखनी चाहिए आपको, ठीक है। क्या याद रखनी चाहिए कि 192 और भागा कितना 300, ठीक है 342 और आपको निकल गया 561। यहाँ देखिए 561%, तो देखिए कहाँ पर है 561%, 56.1%, तो ये 56.1% आ गया कहाँ पर, तो बच्चे ए नंबर ऑप्शन में है। तो इस तरह से आपको बार बार याद रखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में और किस तरह से निकालना है। एल्युमिनियम सल्फेट है बेटा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर्त सारणी में अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा जाता है। बच्चे आपको पता है, आपको अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि ठीक है, आवर्त सारणी में 7 आवर्त सारणी में आवर्त कितने, तो आवर्त सारणी में आवर्त हैं 7 एकदम ध्यान में रखिएगा। और वर्ग कितने हैं, तो वर्ग हैं एकदम ध्यान में रखिएगा, वर्ग है आपको 18 वर्ग हैं। अब देखिए ठीक है, आवर्त सारणी में अब ये हम इधर रख रहे हैं आवर्त मतलब क्षैतिज, आवर्त मतलब क्या हुआ, क्षैतिज होगा। हमेशा आवर्त जब भी होगा तो कैसा होगा, क्षैतिज होगा। और वर्ग क्या होगा, तो ऊर्ध्वाधर होगा। वर्ग क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, एकदम याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर वर्ग होगा, ऊर्ध्वाधर वर्ग होगा। तो वर्टिकल जो होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और आवर्त सारणी में पहला तत्व जो होता है, आवर्त सारणी में ध्यान दीजिए बच्चे, आवर्त सारणी में ठीक है, आवर्त सारणी में क्या होगा, तो ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त में पहला तत्व, आवर्त में ठीक है, आपको पहला तत्व क्या होगा, क्षार धातु। पहला तत्व क्या है, क्षार धातु है। और अंतिम तत्व क्या है, अंतिम तत्व क्या होगा, तो अंतिम तत्व बेटा होता है, याद रखिएगा, अक्रिय गैस। पहला तत्व क्षार धातु, अंतिम तत्व अक्रिय गैस। पहला तत्व क्षार धातु, अंतिम तत्व अक्रिय गैस होगा, एकदम याद रखिए। अब क्या कह रहे हैं, तो पहला तत्व क्या है, क्षार धातु है, अंतिम तत्व क्या है, अक्रिय गैस है। तो बच्चे एकदम याद रखिएगा, पहला तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व अक्रिय गैस। और यहाँ देखिए पहला आवर्त है इसमें ठीक है, आपको ठीक है, क्षार धातु लिथियम ठीक है, और अंतिम क्या होगा, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन होगा, तो बेटा नियोन होगा। क्या होगा, नियोन होगा। ठीक है, यहाँ देखिए पहला आवर्त है, तो पहला आवर्त में पहला तत्व कौन होगा, हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व क्या होगा, आपको हीलियम होगा। ये देखिए पहला आवर्त में। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा लिथियम हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा, नियोन आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आवर्त पर बात कर रहे हैं बेटा, तीसरा आवर्त पर क्या है, तो लिथियम सोडियम आ गया, और अंतिम तत्व कौन होगा, तो अंतिम अक्रिय गैस क्या होगा यहाँ पर, तो आपको आर्गन होगा। फिर देखिए चौथा आवर्त पर बात कर रहे हैं, चौथा आवर्त में तो पहला तत्व क्या होगा, तो पोटेशियम होगा, या ये क्षार धातु है, और अक्रिय गैस क्या होगा, तो बच्चे के क्रिप्टन हो जाएगा। क्या होगा, क्रिप्टन। पांचवा आवर्त लीजिए, क्रिप्टन हो गया। ये देखिए तो आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम हो गया, रुबिडियम, और यहाँ पर क्या होगा, तो जेनॉन होगा। छठा आवर्त लीजिए, छठा आवर्त में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। तो बच्चे छठा आवर्त में आ जाएगा कौन, तो ये आ जाएगा ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और यहाँ पर क्या आ गया, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन आ गया। सातवां आवर्त लीजिए, सातवां आवर्त में पहला तत्व कौन होगा, तो बच्चे सातवां आवर्त में पहला तत्व हो गया ठीक है, सीजियम के बाद फ्रांसीसियम, और अंतिम हो गया ऑर्गेनेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्षार आपको पहला आवर्त में ठीक है, पहला तत्व हाइड्रोजन, अंतिम हीलियम, दूसरा में लिथियम, नियोन, तीसरा में सोडियम, आर्गन, चौथा में पोटेशियम, क्रिप्टन, ठीक है, पांचवा में रुबिडियम, जेनॉन, और छठा में सीजियम, रेडॉन, और अंत में सातवां में फ्रांसीसियम ऑर्गेनेशन होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब कह रहा है चौथे अवधि में ठीक है, कौन सा तत्व होगा, देखिए चौथे अवधि में कौन हो रहा है, तो क्रिप्टन आपका हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, ये। अब देखिए आर्गन किस आवर्त का है,
तो आर्गन जो है थर्मोस के तीसरे आवर्त का, ठीक है, अंतिम तत्व है। जेनॉन किसका है तो 5वें आवर्त का, ठीक है। रेडॉन किसका, 6ठे आवर्त का। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि कोई भी आवर्त जो है वो शुरू होता है किससे, तो क्षार धातु से, अंतिम होगा अक्रिय गैस से होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बार बार आपको पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा समान रूप से त्वरित होता है। कार का त्वरण क्या है? आसान है बच्चे। त्वरण ए बराबर क्या होता है, तो v माइनस यू अपॉन क्या होगा, टी होगा। तो v का वैल्यू देखिए कितना है, तो 72 माइनस 18 और यहाँ क्या है 5 सेकेंड है, कोई बात नहीं है। 72 माइनस 18 कितना हुआ, 54 हो गया। 54 गुना क्या करेंगे, 5/18 कर लेंगे, बटा क्या करेंगे 5, तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकेंड बटा क्या 5, तो काट दीजिए, ठीक है। 5 तिया 15, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण कितना, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में आ जाएगा। याद रखना त्वरण ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी हो गया। त्वरण ए बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर। एकदम ध्यान में रखिए, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर कहलाएगा, आपको क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा रेगुलर वे में, तो आपको इसी तरह से आंसर देना है बेटा। चलिए यहां देखिए, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए, ठीक है, 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। बच्चे हमको यहाँ बल निकालना है, निकाल लीजिए ना। बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान गुना क्या होगा, त्वरण होगा, यानी m इंटू ए होगा। और m इंटू ए क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। m का वैल्यू देखिए बेटा क्या है, 8 केजी है, गुना आपको क्या करना है, तो ठीक है, यहाँ पर वेग देखिए, वेग 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 6 माइनस 4, और सेकेंड कितना लगा, तो 3 लगा। तो यहाँ देखिए 8 गुना 2 16/3 आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 16/3, यानी आपको ये निकल जाएगा 5 या 15 33, यानी मीटर पर, बोलते हैं ये न्यूटन हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो 5.33, ठीक है, न्यूटन आपका आंसर होगा। 5.33 न्यूटन आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल का गुरुत्व कितना होगा, तो 5.33 न्यूटन होगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब भी बल के विषय में चर्चा करेगा, तो बल है क्या, तो संवेग में परिवर्तन की दर है बल। और बल क्या होता है बच्चे, तो m इंटू ए होता है, m इंटू ए होता है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको इस पर प्रश्न पूछेगा। बल का परिभाषा, बल का डिफिनेशन कहां से मिला, तो बल का याद रखिएगा डिफिनेशन मिला न्यूटन के पहले गति नियम से, न्यूटन फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ। और बल का, ठीक है, बल का व्यंजक कहां से मिला, तो बल का व्यंजक मिला न्यूटन के दूसरे गति नियम से, न्यूटन सेकेंड लॉ से। अब बल का गुण कहां से मिला, तो बल का गुण मिला न्यूटन के तीसरे गति नियम से। तो ये ध्यान में आपको रखना है, बल की परिभाषा न्यूटन के पहले गति नियम से, बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, बल का गुण न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है। तो बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है बच्चे। तो आपको याद रखना है कि मेंडल जो है उसको हम कहते हैं अनुवांशिकी का जनक। याद रखिए, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। याद रखिए, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। याद रखना है कि आपको हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है किसको, मेंडल को। फादर ऑफ हेरिडिटी किसे कहते हैं, मेंडल को। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया। एकदम ध्यान में रखिएगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में विकासवाद का सिद्धांत दिया किसने दिया, तो बच्चे डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आइंस्टीन ने 2 सिद्धांत दिए थे, कौन कौन, तो बच्चे सबसे पहले इन्होंने 3 सिद्धांत दिया था, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव का इन्होंने समीकरण दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए बच्चे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज ऐसे हर्ज ने किया था, लेकिन नियम दिया था किसने, तो आइंस्टीन ने दिया था। अब देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता E बराबर mc² का भी सिद्धांत इन्होंने दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत दिया किसने, तो विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत दिया
सिद्धांत ये भी दिया था किसने, तो बच्चे ये दिया था आपको आइंस्टीन ने। जबकि आपको टेक्सोनोमी का जनक किसे कहते हैं, तो आपको याद रखिए लिनियस को, कार्लस लिनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। कार्लस लिनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ठीक है आपको क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। इन्होंने सिस्टमा नेचुरई नामक किताब लिखा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है आपको द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो लिनियस ने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शीतल पेय में शामिल है बच्चे। तो शीतल पेय जनरली कार्बोनिक एसिड होता है। शीतल पेय जनरली कार्बोनिक एसिड होता है। ध्यान में रखिएगा कि हम क्या करते हैं, जल में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुला दिया और ठंडा कर दिया तो ये बना लेता है क्या, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 का निर्माण करता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ध्यान में रखना बेटा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा और यही ठंडा पेय है, कार्बोनिक एसिड। ठंडा पेय यानी कार्बोनिक एसिड होगा। साइट्रिक एसिड, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, नींबू में आपको साइट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में। टार्टरिक एसिड इमली में, इमली और खट्टा आम में, ठीक है, इमली और खट्टा आम में। ध्यान दीजिए बच्चे, इमली और खट्टा आम में क्या पाया जाएगा, तो आपको टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि कार्बोनिक एसिड किस में पाया जाएगा, तो बच्चे कार्बोनिक अम्ल जो है H2CO3 बोलते हैं, शीतल पेय में यह पाया जाता है, विशेष रूप से शीतल पेय में यह पाया जाता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए क्या कह रहा है, डैश आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करती है। बहुत अच्छी बात है बच्चे। यहां देखिए लेंस जो है ठीक है, यह ठीक है नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस है। नेत्र लेंस क्या हो गया, उत्तल लेंस होता है। एकदम याद रखिएगा, उत्तल लेंस होगा। इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस कहेंगे। और यह क्या करेगा, तो वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। वस्तु से ठीक है, वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करता है, आने वाले प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करता है, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, किरणों का क्या करेगा, किरणों का अपवर्तन करता है। याद रखना बेटा, अपवर्तन करता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अपवर्तन करता है। क्या करेगा, अपवर्तन करता है। तो ठीक है, वस्तु से प्रकाश की किरणें आती हैं, उसको अपवर्तन करने का काम, अपवर्तित करने का काम कौन करता है, तो आपको नेत्र लेंस करेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, नेत्र लेंस या उत्तल लेंस करेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आई बॉल जो है ये ठीक है आपको क्या करेगा, तो अपवर्तन में सहायता करता है, प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है, अपवर्तन में सहायता करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, अपवर्तन में क्या करेगा, सहायता करेगा। प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करने का काम कौन करता है, तो बच्चे आई बॉल करता है। रेटिना क्या करता है, यह ठीक है, यह वस्तु का उल्टा वास्तविक ठीक है, वास्तविक छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक और कैसा, छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, रेटिना पर बनाता है, जिससे वस्तु को देखने में सुविधा होती है बच्चे। यहां देखिए सिलियरी बॉडी, यही आपको क्या करेगा, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाता घटाता है, फोकस दूरी बढ़ाता और घटाता, फोकस दूरी बढ़ाता और क्या करता है, बढ़ाता और घटाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बढ़ाता या घटाता है। कौन, तो बच्चे आपको सिलियरी बॉडी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करेगा, बढ़ाएगा और घटाएगा। और यदि कोई वस्तु ठीक है आपको निकट में है, ठीक है आपके निकट है, तो सिलियरी मसल्स फैल जाएगा और आपको क्या होगा, फोकस दूरी घट जाएगी, जिससे वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। क्या कहा मैंने, ठीक है, वस्तु आपके निकट है, वस्तु कहाँ है, आपके निकट है, वस्तु आपके निकट है, वस्तु निकट है, तो सिलियरी मसल्स क्या होगा, तो वस्तु निकट है कोई वस्तु, मान लीजिए कि कोई वस्तु आपके निकट है, तो सिलियरी मसल्स क्या होगा, ये सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स इसको फैला दिया, थिकनेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, फोकस दूरी को क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है, और प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाया। अब देखिए वस्तु आपको क्या है, दूर है, तो सिलियरी मसल्स क्या होगा, तो आपको सिकुड़ जाएगा, ये देखिए सिकुड़ गया, और ये क्या हुआ, तो थिकनेस को घटा लिया, फोकस दूरी को बढ़ा लिया, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, तो रेटिना पर बना। तो नेत्र लेंस को समायोजित करने का काम कौन करता है, तो नेत्र लेंस को समायोजित करने का काम सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी करता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे ये प्रश्न पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है डैश तत्वों में सबसे बड़ा अणु है बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। यहां देखिए आपको पता होगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो जब भी हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। आवर्त में ये देखिए ये आवर्त है, आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है, घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस का मान क्या होगा, बढ़ेगा बच्चे। तो ध्यान में रखिए यहां सबसे बड़ा परमाणु कौन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ठीक है, आपको पता है कि ये हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन ठीक है, हाइड्रोजन तो सबसे छोटा परमाणु होता है और आपको पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इसका क्या है, रेडियस होता है। और सबसे बड़ा परमाणु कौन होगा, तो सीजियम होता है। ऐसे नाभिकीय त्रिज्या की दृष्टि से सबसे बड़ा परमाणु कौन होता है, तो बच्चे नाभिकीय त्रिज्या की दृष्टि से सबसे बड़ा परमाणु हो गया सीजियम और सबसे छोटा होता है हीलियम बच्चे। लेकिन इसमें बात करते हैं, यहां देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो आपको लिथियम आ गया और अंतिम में क्या होगा, लिथियम होगा, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन, और फिर क्या होगा, तो बच्चे फ्लोरीन आ गया और अंत में नियोन आ जाएगा। तो आवर्त में हम बाएं से दाएं जब जाते हैं तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता है, घटता है बच्चे, तो घटता है। तो लिथियम का सबसे ज्यादा और ऑक्सीजन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे भी कम होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा परमाणु इसमें क्या होगा, परमाणु होगा आपको लिथियम होगा, ठीक है, एकदम याद रखना बच्चे। वह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है बच्चे, प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। प्रदीप्त मतलब क्या होता है, ठीक है, आपको आग के लिए किया जाता है, जलाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना बच्चे, बार बार आपको याद मैं बताता रहता हूं कि देखिए गैस लाइटर में कौन सा गैस, गैस लाइटर, या एलपीजी में कौन सा गैस, एलपीजी में ठीक है, एलपीजी में कौन सा गैस, तो बच्चे दोनों में हम ठीक है आपको ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। और ये ब्यूटेन क्या होता है, C4H10 होता है, C4H10 होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये ब्यूटेन आपको आंसर हो जाएगा। लेकिन हॉट एयर बलून में प्रोपेन गैस का यूज करते हैं, हॉट एयर बलून में, ध्यान में रखिए बच्चे, हॉट एयर बलून में कौन सा गैस, बलून में ठीक है गैस कौन सा होगा, तो ये प्रोपेन होगा। क्या होगा, प्रोपेन होगा बच्चे। प्राकृतिक गैस क्या होता है, प्राकृतिक गैस जो है वो मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस आपको मीथेन होगा। इसको मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, ये मार्स गैस भी कहते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आपका सीएनजी ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फिर देखिए पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस, फिर देखिए आपका आ जाएगा ठीक है आपको एलएनजी, ये सभी में क्या होता है, तो आपको कौन सा गैस होगा, तो सभी में आपको मीथेन या मार्स गैस होता है। ये ध्यान में रखिएगा। एक चीज और आपको याद रखना है, बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा कि बच्चे बायोगैस में क्या होगा, तो बायोगैस में भी ठीक है मैक्सिमम परिमाण मीथेन का होता है, लेकिन इसमें दूसरा भी गैस खूब पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु त्रिज्या को किससे मापेंगे, परमाणु त्रिज्या, तो बच्चे परमाणु त्रिज्या को हम किसी से भी माप सकते हैं, लेकिन जनरली एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है या नैनोमीटर में मापा जाता है। उसके बाद क्या लेंगे, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, जो भी लेना लीजिए, लेकिन नैनोमीटर हो गया इसका आंसर बच्चे। आपको पता होगा परमाणु त्रिज्या, मैंने अभी बताया कि R बराबर होता है R0 इंटू ठीक है A टू द पावर ठीक है 1/3 होता है, जहाँ R0 क्या होगा 1 2 ठीक है 1 2, ये नाभिक की त्रिज्या बच्चे, नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को हम किस में मापते हैं, तो फर्मी में मापते हैं। किस में मापेंगे, फर्मी में मापा जाता है। त्रिज्या को 1 to 1.5 फर्मी, यहाँ पर किसका वैल्यू होगा, तो R0 का वैल्यू होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी परमाणु के त्रिज्या के नापने की बात होगी, परमाणु त्रिज्या, तो हम एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में परमाणु त्रिज्या मापते हैं। किस में मापते हैं बच्चे, परमाणु तो मापते हैं, ये मापेंगे हम किस में, तो ये मापेंगे ठीक है एंगस्ट्रॉम में या आपको नैनोमीटर में। ठीक है, आपको नाभिक की त्रिज्या किस में मापेंगे, नाभिकीय त्रिज्या, तो नाभिकीय त्रिज्या मापा जाता है बेटा या तो पिकोमीटर में या आपको ठीक है फर्मी में मापा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, परमाणु त्रिज्या सबसे पहले मेजर्ड किसने किया था, तो परमाणु त्रिज्या को मापने का काम किया था रदरफोर्ड ने बेटा। किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए,
1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा? तो 1 किलोवाट आवर को मैंने क्या कहा है, बार बार मैंने कहा है इसको, क्या कहा बच्चे? तो 1 यूनिट कह दिया, और 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो ये देखिए कहाँ पर है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और आपको यूनिट विद्युत खपत, ध्यान दीजिएगा बच्चे, यूनिट विद्युत खपत क्या होता है? यूनिट विद्युत खपत होता है पावर गुना एन गुना टी बटे 1000 होता है। पावर गुना एन गुना टी बटा क्या होगा? 1000 होगा। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर क्या विस्थापित होगा? तो तांबा विस्थापित होगा। बच्चे आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि ये देखिए CuSO4 प्लस Zn ले लीजिए, और ये क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट, कॉपर को बाहर कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। और इसका कलर कैसा होता है? नीला होता है। इसका कलर कैसा होता है? तो उजला होता है। तो ध्यान में रखिएगा, नीला कैसा बन गया? उजला बन गया। और ये ठीक है आपको, हाँ, कॉपर विस्थापित हो गया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ क्या विस्थापित हुआ? तो तांबा विस्थापित हुआ। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, तांबा विस्थापित होगा। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा आपसे। यहां देखिए, एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर, 2 सेकंड में 15 मीटर तय करती है। तो बताइए कि औसत चाल क्या होता है? इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। V एवरेज बराबर S1 प्लस S2 बटा क्या होगा? T1 प्लस T2 हो गया, यानी औसत चाल हो गया बच्चे, औसत चाल हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ देखिए 23 प्लस 15 कर लीजिए बटे, ठीक है, 3 प्लस 2 कर लीजिए, यानी 38 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। काट दीजिए ना, 5 7 35, 5 6 30, 7.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। आंसर हो जाएगा कौन सा? C नंबर। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले बल, लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? लगने वाले सामर्थ्य को हम क्या कहेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को, ध्यान में रखिएगा, उसको हम ऊर्जा कहते हैं बच्चे। क्या कहेंगे? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखना है बच्चे। ये देखिए बल क्या होता है? ये क्या होगा? तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, स्थिति में परिवर्तन लाता है। ध्यान में रखिएगा, स्थिति में क्या करेगा? परिवर्तन लाता है। एकदम याद रखना बच्चे, बार बार ये इस तरह का प्रश्न पूछेगा। और जड़ता क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? तो वस्तु की स्थिति को बनाए रखता, वस्तु की स्थिति बनाए रखता है। एकदम ध्यान में रखिए, स्थिति बनाए रखता है। वस्तु अगर विराम में है तो विराम की स्थिति को बनाए रखेगा, और वस्तु अगर गति में है तो गति की स्थिति को बनाए रखेगा। दाब क्या होता है? दबाव क्या होगा? दबाव P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसे इसका इकाई क्या होगा? तो पास्कल हो जाएगा। क्या होगा? पास्कल हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? कल भी मैंने बताया था कि देखिए शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। शुक्राणु क्या होगा? शुक्राणु का उत्पादन वृषण में। उत्पादन कहाँ? तो वृषण में। वृषण शरीर से बाहर होता है, याद रखिएगा बच्चे। वृषण क्या होगा? शरीर से बाहर स्थित होता है। वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है, शरीर के बाहर स्थित होता है, बाहर स्थित होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, स्थित होता है। ठीक है, और क्या होगा? तो वृषण, ठीक है, इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका तापमान शरीर के तापमान से क्या होगा? शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और ये वृषण हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो शुक्राणु है उसका परिपक्वन कहाँ होता है? शुक्राणु का परिपक्वन होता है मैचुरेशन कहाँ होगा? परिपक्वन ये कहाँ पर होगा? तो परिपक्वन होता है कहाँ पर? अधिवृषण में होगा बच्चे, अधिवृषण में होता है। याद रखना बच्चे, बार बार आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है, शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। तो बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, कौन सा यौगिक? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको यहाँ सबको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जिप्सम देखिए, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, आपको डाइहाइड्रेट होता है, इसमें जल ऑलरेडी है। कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO, और यह आपको सुखाने वाले एजेंट के रूप में यूज होता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है, और इसका उपयोग हम लोग मिथेन के उत्पादन में करते हैं। मिथेन के उत्पादन में करेंगे।
मीथेन के उत्पादन में, ठीक है, उपयोग करते हैं। एकदम याद रखना बच्चे, उपयोग करते हैं, मीथेन के उत्पादन में उपयोग करते हैं। किसका? तो बच्चे आपको, ठीक है, मार्स गैस का। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होगा, इसको चूना पत्थर कहा जाता है, CaCO3, इसको चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और चूना पत्थर बोलिए, या इसको संगमरमर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं, ध्यान में रखना है, संगमरमर इसे कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आसान क्वेश्चन है बेटा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv², कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हाफ mv²। न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? ke1 बराबर हाफ, और m का वैल्यू दिया हुआ 10 kg, ठीक है, गुना u का वैल्यू दिया है 2, तो क्या कर दीजिए 1/2 गुना 10 गुना 4, तो बच्चे 2 दूनी 4 यानी 10 दूनी 20 जूल हो गया। देखिए कहाँ पर है 20 जूल, तो ये देखिए ये है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या? p²/2m, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो बच्चे एकदम याद रखना, आपको बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाफ mv², हाफ mv² भी होता है। तो दोनों फॉर्मूला आपको एकदम याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आसान क्वेश्चन है। यहां देखिए क्या कह रहे हैं हम, यहां देखिए क्या कह रहे हैं, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य W बराबर क्या होगा? तो कार्य W बराबर बल डॉट विस्थापन होगा, बल डॉट विस्थापन। यहाँ देखिए बल कितना लगा 50, और ठीक है विस्थापन कितना है 10, तो 500 जूल हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। तो याद रखना है, कार्य जो है बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। कार्य जो है वह क्या होगा बेटा? तो कार्य जो है किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर जब आप बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होगा, और यानी Fs cos थीटा होगा। बल अगर शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा, ठीक है, विस्थापन अगर शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। और याद रखना बच्चे, ठीक है, कि कार्य महत्तम होता है कब? जब बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न हो, तो कार्य आपको महत्तम होगा। तो ध्यान में रखिए, लगातार जुड़े हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।